मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील ने अखबारात के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ बिल को ज़ालिमाना करार दिया। बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए मजलिसी रुकन ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इस बिल से कबल रियासतों से बातचीत और मशावरत करने का दावा किया गया, लेकिन हुकूमत ने इस बिल के असल फरीक यानी अखबारात और रसाइल के ज़िम्मेदारों को नज़रअंदाज कर दिया और उनके ख्यालात मालूम नहीं किए। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा बिल रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कम है और रेगुलेशन के बारे में ज़्यादा है। इम्तियाज़ जलील ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इस बिल के जरिए अखबारात पर कंट्रोल करना चाहती है। श्री इम्तियाज जलील जी। अध्यक्ष महोदय, मैं 24 साल पत्रकार था और 24 साल खबरों के पीछे दौड़ता था। एक दिन सोचा कि कब तक दौड़ोगे खबरों के पीछे, खुद खबर बन जाओ, तो राजनीति के अंदर आ गया। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 आपने लेकर आए हैं। मंत्री जी, आपने अपने शुरुआती कमेंट्स के अंदर यह कहा कि हमने सभी राज्यों से बात की है, लेकिन जिनके लिए यह बिल लाया जा रहा है, क्या आपने उनके साथ चर्चा की है? और अगर की है तो उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? यहां पे तो हम कहेंगे कि आप जो भी ला रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, लेकिन जिसके लिए लाया जा रहा है उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा? यानी कि द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो ये न्यूज़पेपर्स के को चलाते हैं, उनके एडिटर्स हैं, उन्होंने इस बिल के बारे में कहा, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द ड्रैकोनियन प्रोविजंस of the Press and Regulation and Registration of Periodicals Bill 2023 that can have an adverse impact on freedom of the press. आगे उन्होंने ये कहा है, it said the law on this issue should be more respectful of press freedom and should avoid granting vast powers to regulatory authorities to either interfere or shut down the press at their whims and fancies. अध्यक्ष महोदय, ये बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कम है, रेगुलेशन कैसा किया जा सकता है, इनको भी अपने हाथों में कंट्रोल कैसा लाया जा सकता है, ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है उसका इंट्रोडक्शन, मंत्री जी इसका जो इंट्रोडक्शन है, मैं चाहूंगा कि वो एक मर्तबा आप गौर से पढ़े, आप भी सुने। इन द डेफिनेशन सेक्शन, द टर्म स्पेसिफाइड अथॉरिटी गिव्स पावर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज बियॉन्ड द प्रेस रजिस्ट्रार टू कंडक्ट द फंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार। यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार जिसकी मौलिक जिम्मेदारी है कि इसको पूरा कंट्रोल करना, इस नए बिल के अंदर आपने प्रेस रजिस्ट्रार के अलावा स्पेसिफाइड अथॉरिटी को भी ये पावर्स दे दिए हैं। यानी कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी हो सकता है। आप उनको ये इख्तियार दे रहे हैं कि तुम किसी भी अखबार के ऑफिस में जा सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर प्रेस रजिस्ट्रार की ये जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभा रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पुलिस को यह इख्तियार दे दें कि वो न्यूज़पेपर्स के अंदर, ऑफिस के अंदर जाए और चेक करे कि तुम्हारी कितनी कॉपीज निकल रही है करके? ये इसका खुलासा आपको हम भी चाहते हैं, एडिटर्स गिल्ड ने भी ये मांग की है कि इसके ऊपर आप एक खुलासा करें। सेक्शन 4(1) एंड 11(4) allow the registrar to deny the right to bring out a periodical and cancel the certificate of registration of a periodical to persons convicted of terrorist act or unlawful activity for having done anything against the security of the state. मंत्री जी, आज यूएपीए ड्रैकोनियन कानून का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, कल ही देश के गृह मंत्री ने, अब इसको और आईपीसी के अंडर में हम कैसा लोगों के ऊपर कैसा कानून का दबाव लेकर आ सकते हैं, जिस लिबर्टी के साथ, जिस लिबरल तरीके के साथ आज इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके खिलाफ बोलते हैं। अगर कल किसी अखबार ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कुछ लिखता है, आपकी लाइन टो नहीं करता है, आपको फॉलो नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब यह है
कि आप उसके ऊपर वो ड्रैकोनियन कानून का इस्तेमाल करते हुए आप उसके ऊपर एक्शन ले ले। इसके ऊपर भी हम खुलासा करना चाहेंगे, वरना वैसे भी आज इस देश के अंदर क्या पत्रकारों के ऊपर सेडिशन का कानून नहीं लगाया जा रहा है? कितने पत्रकारों के ऊपर आप सेडिशन का कानून लगा रहे हैं? मैं एक और चिंताजनक जो सेक्शन है, सेक्शन 6B, which gives power to the press registrar as well as other specified authority to enter the premises of a periodical to inspect or take copies of the relevant records or documents or ask any question necessary for obtaining any information required to be furnished. मेरा फिर से आपसे ये सवाल है, आपका क्या मतलब है जब आप ये कहते हैं कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम द प्रेस रजिस्ट्रार? कल कोई भी सरकारी अधिकारी, क्या डीएम को आप ये इख्तियार दे डालेंगे? क्या कलेक्टर को आप ये इख्तियार दे डालेंगे कि जा किसी पत्रकार के ऑफिस के अंदर जाओ, तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो, चेक करो, बराबर से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कॉपीज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप क्यों लाना चाहते हैं, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार की ये पूरी मौलिक जिम्मेदारी है कि उसको वो अच्छी तरीके से निभाए। मैं मंत्री जी आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कोविड आया, कोविड के अंदर कई सारे लोगों की जान गई, और आज भी मैं ये मानकर चलता हूं कि इस देश के अंदर हर मरने वाला इंसान कोविड से नहीं मरा था। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कितनी खराब थी, इसकी वजह से मरा था, वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चोट अगर कोविड के बाद किसी के ऊपर हुई तो वो अखबारों के ऊपर हुई। सर्कुलेशन घट गया तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू घट गया। अब ऐसे हालात के अंदर ये आपकी और सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन अखबारों को जिंदा कैसा रखा जाए। तो आपने क्या किया कि डीएवीपी का जो बजट 800 करोड़ रुपए का था उसको 160 करोड़ रुपए के ऊपर लेकर आ गए। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो उर्दू भाषिक जो अखबार निकलते थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप ये आंकड़ा ये बताए देश को कि कोविड के बाद कितने अखबार, कितने रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, चाहे वो मराठी के अखबार हो सकते हैं, चाहे वो उर्दू के अखबार हो सकते हैं, या कन्नड़ा, तेलुगु, कोई भी भाषा के जो अखबार थे, कितने अखबार बंद हो चुके हैं। और ये दुनिया भर में हुआ, लेकिन दूसरे कंट्रीज ने अपने अखबारों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपना पैकेज दिया, एडवर्टाइजमेंट्स का उनको ये बजट उनको बढ़ाकर दिया है। हमने उल्टा बजट हमने घटा दिए है। दूसरी बात यह है कि अगर ये रीजनल लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो आपकी जो सरकारी स्कीम्स है कि हम अगर जीत कर आ गए मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, तो इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के अंदर 1120 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर लेगा। लेकिन मोदी की गारंटी राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर है कि अगर हम जीत कर आ गए तो हम 450 रुपए में देंगे। ये लोगों तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, और वो रीजनल लैंग्वेजेस के जरिए ही। अगर रीजनल लैंग्वेजेस के वर्नाकुलर डेलीज अगर खत्म हो गए, बंद हो गए, तो आप सरकारी स्कीम्स वहां पर कैसे पहुंचा सकते हैं? इसके अंदर पब्लिशर और प्रिंटर का भी जिक्र किया गया है। मंत्री जी एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय आप सुनिए, मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर एक लड़की पिछले कई सालों से रिसर्च कर रही थी पीएचडी के लिए। वो रिसर्च करी, उसको पीएचडी मिल गया। जो उसकी थीसिस थी वो थीसिस किसी ने चुरा ली, उसकी बुक बनाई, ना उस बुक के ऊपर ना पब्लिशर का नाम है ना प्रिंटर का नाम है। और आप हैरान होंगे, ये बुक मेहनत बेचारी उस बच्ची ने की, और वो बुक पूरे दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल लेवल के बुक स्टोर्स है, जिसके अंदर अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ईबे है, वर्ड टू वर्ड उस बच्ची का थीसिस कॉपी करके उन्होंने एक किताब बनाए। उस किताब के अंदर ना पब्लिशर का नाम है ना प्रिंटर का नाम है, और ये बुक 5,000 रुपये से 10,000 रुपये आज भी वेबसाइट के अंदर। वो बच्ची बेचारी जब पुलिस के पास गई, कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई कि ये मेरी मेहनत है, एक एक वर्ड टू वर्ड पूरा कॉपी करके, तो पुलिस को खुद नहीं पता है कि हम वॉलमार्ट तक कैसा पहुंचे, हम अमेज़न तक कैसा पहुंचे। तो इसके बारे में ये जो कॉपी राइट जो है, वो कॉपीराइट अगर कोई पब्लिशर ऐसे ही कर देगा, बेचारी बच्ची का मेहनत यहां से खत्म हो जाएगी। दूसरा यह है, मैंने जैसा आपको ये बताया है, अभी एक साहब ने कहा कि कुछ अखबार जो है वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी पत्रकार था, लेकिन पहले हमारे संसद सदस्यों ने भी यह सोचना चाहिए कि संसद के अंदर क्या हम संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपने बताना चाहिए। इस बिल के अंदर मैं मंत्री जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये इसके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया गया है कि आज हम जो डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिव बिल अगर लेकर आना है तो आप इसके अंदर जो आज यूट्यूब चैनल्स, अध्यक्ष महोदय आपके भी शहर के अंदर कितने सारे यूट्यूब चैनल शुरू हो गए होंगे करके, अखबारों से ज्यादा अब हम व्हाट्सएप के ऊपर देख लेते हैं कि क्या खबर आई, किसी को इंटरव्यू देने का है तो हम, लेकिन क्या इसको हम रेगुलेट कर पाए? कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? क्या कोई रेगुलेशन है इसके लिए? कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई भी उठता है, आता है कि कल के दिन मैं है तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट कर देता है। आप इसको भी इस बिल के अंदर अगर लेकर आते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मंत्री जी, महाराष्ट्र ने तकरीबन 20,098 पब्लिकेशंस है, जिसमें तकरीबन 7,000 महाराष्ट्र के अंदर उर्दू अखबार है, और ये अगर अखबारों को अगर जिंदा रखना है तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपकी सोच जो है वो उर्दू के ताल्लुक से, अध्यक्ष महोदय ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर हमने जबानों को भी मजहबों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और हम ये समझते हैं कितने ऐसे सदस्य होंगे जो पुराने 60, 70, 80 साल के, कि जो उर्दू में पढ़े हैं, उर्दू लिखते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज उर्दू को एक मजहब के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए मंत्री जी, एक शायर है, उस शायर ने उर्दू के ताल्लुक से और अखबारों की क्या हालत हो रही है, उर्दू की क्या हालत हो रही है, इकबाल अशर नाम के एक शायर ने इस पूरी जबान को किस तरीके से आज दरकिनार कर दिया गया है। एक 4 लाइन है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इकबाल अशर नाम का शायर है मंत्री जी, सुनिए गौर से। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, तासुब मतलब भेदभाव, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। अध्यक्ष महोदय, इन जबानों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी, अखबारों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये बिल मैं समझता हूं कि प्रेस फ्रीडम की आजादी को कुचलने का, खत्म करने का एक जरिया है। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने कब्जे में ले लिए हैं। मीडिया भी तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया वो आपके हाथों में आ चुका है। जो बचे कुचे हैं उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बिल उसकी तरफ जा रहा है। और ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, आप ये मत कहिएगा कि मैं विपक्ष के अंदर खड़ा हुआ हूं तो मेरी ये राय है। जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, जो रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान के हर बड़े छोटे अखबार को, उनके अगर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अगर आपको ये कहता है कि ये प्रेस फ्रीडम के ऊपर ये एक हमला है ये बिल का, उन्होंने ये मांग की है, मैं भी ये मांग करता हूं मंत्री जी आपसे कि पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के सामने इस बिल को भिजाया जाए, ताकि इस मीडिया की आजादी को पिछले 75 सालों से हमने जिंदा रखे थे, आगे भी ये जिंदा रहे, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जलील साहब, आपने 24 साल पत्रकारिता तो की, पर मुझे नहीं पता आपने कितनी बार अखबार या कोई पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। अगर गए होंगे तो कई साल इंतजार करना पड़ा होगा। एक नया समाचार पत्र पत्रिका निकालिए, 2 महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये मोदी सरकार की गारंटी है। और मुझे नहीं समझ आता ये किस दुनिया में और कौन वो लोग हैं जो इस बिल की आलोचना करते हैं। ये शायद कांग्रेस के वही समर्थक हैं जिनको दफ्तरों के चक्कर लगवाने में आनंद आता था, जिनको इंस्पेक्टर राज में आनंद आता था। सभापति जी, एक प्रयास 2011 में भी किया गया, और 2011 में जो किया गया वो जो 1867 का बिल था उसी की तर्ज पर वो था, यानी कि जो अंग्रेजों की सोच थी वही कांग्रेस लेकर चली थी। वो गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाए। वो भी डीएम के माध्यम से सजा देने के पक्ष में ही थे।
वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई अपना जर्नल भी निकालता है तो उसकी अनुमति भी 2011 के बिल के हिसाब से लेनी पड़ती, लेकिन आज वो नहीं करना पड़ेगा। और जो आपने एक बुक की बात इसके बीच में कही थी, मैं इतना कह दूं, उस समय बुक को भी इसके अधीन लिया गया था, लेकिन हमने बुक ट्रस्ट, क्योंकि हमने एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, हमने इसमें से उसको निकाल दिया है। उनको बुक छपवाने के लिए, परमिशन लेने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। ये केवल समाचार पत्र और पत्रिकाओं तक ही हमने इसको सीमित किया है। इसको स्मार्ट, सिंपल एंड साइमल्टेनियस ये किया है ताकि सरल भी है, समांतर भी है। ये हमारी सरकार ने करके दिया है। इम्तियाज जी ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बात सभापति जी आपको स्पष्ट कर दूं, इस सरकार में पहली बार आजादी के बाद शायद ये हुआ होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्थानीय भाषाओं को जो महत्व दिया तो मोदी सरकार ने दिया है। और ये मोदी सरकार की गारंटी पर ही आज मेडिकल शिक्षा से लेकर इंजीनियरिंग शिक्षा तक आज देश के अलग अलग राज्यों ने शुरू कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों के मैं उदाहरण आपके सामने दे सकता हूं। आपने कहा कि डिजिटल न्यूज में, माधव जी ने कहा कि अगर कोई गलत करता है तो कहां पे आपके पास कानून कोई नहीं। इम्तियाज साहब आपका भी यही था, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूं डिजिटल व्यवस्था बिल्कुल अलग है और डिजिटल न्यूज ये जो कवर करते हैं हम, ये आईटी रूल्स 2021 के सेक्शन, ये जो आईटी एक्ट 2021 उसके अंतर्गत हम इसको कवर करते हैं। कोई भी कंटेंट आपका ऑनलाइन पब्लिश होगा तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उसको कवर किया गया है। और जहां तक आपने फेक न्यूज की बात कही, अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मोदी सरकार ने 2019 में ये कदम उठा लिया था फैक्ट न्यूज चेक करने के लिए। एक डिवीजन वहां पे पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में बनाया गया है। जैसे ही सरकार से जुड़ी हुई कोई गलत खबर दिखती है हम उसको वेरीफाई करते हैं और फेक न्यूज का ठप्पा लगाकर ऑनलाइन डाल देते हैं। हमारी सरकार ने करके दिया है। सोशल मीडिया के आपने थोड़ी चिंता व्यक्त की है। मैं इसमें इतना ही कहूंगा, ये उभरता हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई लोगों ने चिंता भी व्यक्त की, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इससे बहुत छोटे छोटे जगह की खबरों को देखने और सुनने का अवसर भी मिल पाया है। बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर भी मिल पाए हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास अवसर नहीं थे उनको पत्रकार बनने का मौका भी मिल पाया है। तो इसके दोनों तरह के ही चर्चाएं सामने आती, कभी विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमने इसके लिए भी अवसर दिया है कि वो ऑनलाइन रजिस्टर करें, रजिस्टर इंटीमेट करें कि वो लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हमने एक और एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी भी इसके लिए लेकर आए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल्स के लिए, ताकि उनको भी इसमें अवसर मिल सके। अब इम्तियाज साहब ने कुछ बातें कही, इसमें उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है। आपने पहली बात तो कही अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मैं अध्यक्ष जी बड़ी गंभीरता के साथ मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते, इस सदन का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं, अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक भी कोई कार्रवाई हमने ऐसी नहीं की है, उल्टा अवसर दिए हैं ऑनलाइन आने का। इसलिए मैंने कहा ये जो कानून है ये सिंपल, स्मार्ट, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा आपने कहा इम्तियाज साहब की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं ये बिल्कुल निराधार है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है। लेकिन कोई देश को तोड़ने की विचार रखता है, टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखता है, ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है, तो कानून को जो काम करना वो अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा आपने कहा कोविड में कितने लोग मरे, आपने कहा लोग नहीं, खराब परिस्थितियां थी। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आज मुझे नहीं कहना पड़ता, ये दुनिया के बड़े बड़े समाचार पत्र जो गलत लिखते थे, गलत धारणाएं पैदा करते थे कि भारत में करोड़ों लोग मरेंगे, उनको लगता था महामारी से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे। मैं आज पूरी अधिकार के साथ कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में कोविड प्रबंधन की किसी देश की तारीफ की गई है तो भारत की, और भारत के नेतृत्व में मोदी जी की गई है।
हमने महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया। अध्यक्ष, 220 करोड़ वैक्सीन अगर किसी देश में मुफ्त लगी पूरी दुनिया में, तो भारत में मोदी सरकार में लगी है। उसमें जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया। आपने इसको संप्रदाय के नाम पर ले गए, आप मजहब के नाम पर ले गए। मुझे बहुत पीड़ा हुई सुन के। हमारी सरकार में तो सबका साथ सबका विकास सोचा जाता है। हमने कभी ये नहीं कहा। आप एक कोई इंसिडेंट बताइए, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी में मिलने का वायदा हुआ है, तो किसी की जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया। आप बिल्कुल इसमें ना जाइए। यहां पे भी जितनों को सर्टिफिकेट मिल, आपने कहा सर रिकॉर्ड चेक कराइए। आपने मजबूरी रूप देने की बात कही है, आपने मजबूरी रूप देने की बात कही। आपने कोविड में मैंने कहा कोविड के समय भी अगर किसी रिपोर्टर की मृत्यु भी हुई तो उसको 5 लाख रुपए मदद देने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। आपने कहा अखबारों को जिंदा रखना चाहिए। मैंने कहा जिंदा के लिए हमने बढ़ाने का काम, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और बाकी कर रहे हैं। आपने कहा 1120 करोड़ रुपए, 1120 रुपए का सिलेंडर, आप गलत कह रहे हैं। जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 1120 नहीं 630 रुपए का सिलेंडर मिलता है और ये मोदी की गारंटी के कारण मिल रहा है। बाकियों को 920 रुपए में मिलता है। ऐसा ही नहीं, आपने कहा डिजिटल मीडिया को तो मैंने कह ही दिया। आपके कुछ और प्रश्न थे। आपने जो मजहब की बात की मैंने उसका भी उत्तर दे दिया। हमने पहले भी कहा कि इसको, चलिए डिबेट नहीं करिए प्रधानमंत्री जी प्लीज। नो मैं अध्यक्ष जी इतना ही कहूंगा कि आखिरकार गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आधुनिकता से लैस, अवसरों से लैस ये बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 एक ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जो एक बार नहीं अनेक बार अनेक लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्यमी बनने का अवसर देगा। और ये बिल 1867 के बिल को हटाकर संपूर्णता भारतीय बिल है। नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उस उद्देश्य को लेकर बिल आया है। मैं आशा करता हूं जैसे आप सबने अपनी बात में समर्थन किया, आप इसको वोट में भी सर्वसम्मति से पास करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।